नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस के कार्यक्रम साइंस दिस वीक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बात करते हैं विज्ञान खंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय रूप में प्रश्नों की, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इस सप्ताह के वो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं। पहले प्रश्न के साथ पहला प्रश्न संबंधित है राइस येलो मोटल वायरस से, यानी RYMV के संदर्भ में। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं और इन कथनों पर आपको विचार करना है। अब यहाँ पर है पहला कथन कि इसकी उत्पत्ति तंजानिया में हुई और बाद में यह उप सहारा अफ्रीका में विस्तारित हो गया। दूसरा कथन कह रहा है कि यह वायरस बीज जनित है, यानी कि बीज से होता है, फैलता है और मुख्यतः संक्रमित बीजों के माध्यम से फैलता है। दूसरा कथन ये कहा जा रहा है। और तीसरा कह रहा है इन वाहकों में, इनके जो वाहक होते हैं वो क्राइसोमेलिडे परिवार के भृंग मतलब भौरे जो होते हैं, टिड्डे, गाय, चूहे और गधे शामिल हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है और विचार करना है। तो देखिए, इसमें जो पहला कथन है आपका, इसकी उत्पत्ति तंजानिया में हुई थी और बाद में यह उप सहारा अफ्रीका में विस्तारित हो गया था, तो ये बिल्कुल सही है। पहला कथन सही हो जाएगा आपका। दूसरा कह रहा है कि ये बीजों के माध्यम से फैलता है, तो देखिए ये कथन आपका गलत है, बीजों के माध्यम से नहीं फैलता है। और तीसरा कह रहा है कि वाहक इसके कौन होते हैं, तो क्राइसोमेलिडे परिवार के सदस्य इसके वाहक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। भौरे जैसे हो गए, भृंग जिनको कह रहा है, टिड्डे हो गए, गाय, चूहे और गधे भी शामिल हैं इसमें, तो ये भी सही है। तो आपका तीसरा कथन भी सही है। तो इस लिहाज से आपका विकल्प दूसरा गलत है और पहला और तीसरा सही है, तो यानी कि विकल्प ए सही हो जाएगा। तो व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो राइस येलो मोटल वायरस है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में RVMV कहा जा रहा है, ये कब फैला था, तो 1800 के दशक में फैला था। और कहां पर, तो तंजानिया में। तंजानिया के पूर्वी आर्क पर्वतों में, वहां पर धनुष के आकार के पर्वत हैं तंजानिया में। वहीं पर आर्क पर्वत में जो जंगल है, वहां पर जो घास है, उस घास में ये वायरस पाया गया था। 1800 के दशक की बात हो रही है। असल में इस क्षेत्र में बारिश होती है, बारिश की वजह से कीड़े मकोड़े और इस तरह के वायरस यहाँ पर पाए जाते हैं। ये उप सहारा अफ्रीका में फैलने से पहले किलोम्बोरो घाटी में और फिर मोरोगोरो यानी कि जो तंजानिया में है, वहां तक विस्तारित हो गया था। तो तंजानिया से ही ये उप सहारा के रीजन में जाकर फैलता है, इसलिए आपका पहला कथन जो कहा गया था वो सही था। अब इसके वाहक की बात करें, ये जो आपका वायरस है, तो इसके वाहक में कैसे ये फैलता है, तो ये फैलेगा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। जैसे जो कीड़ों के जरिए ये फैलता है, कुछ कीड़े ऐसे हैं के जरिए ये उन घासों से ये कीड़े वाहक का काम करेंगे। फिर जड़ को अगर चोट लग गई, इस घास के जड़ को अगर चोट लग गई, तो उससे रूट इंजरी पर भी इसका रिसाव होता है और ये उससे भी फैलते हैं। यानी रस या पानी के जरिए ये पौधे से दूसरे पौधे संपर्क में आए, फिर जानवरों के संपर्क में आए, उससे भी फैलते हैं। किसान के जो औजार होते हैं, जैसे अगर घास काट रहा है कोई, तो दराती या हसिया है, उससे काटेगा। अगर सफाई से वो इस्तेमाल नहीं किया गया, तो उसके जरिए मानव भी इसका वाहक बन सकता है। अब इसमें क्या होता है, जो वायरस होता है, ये पौधों पर जब प्रकोप इसका होता है, तो उसके पत्ते पीले हो जाते हैं और उसमें हरे रंग की जो धारियां हैं वो दिखाई देने लगती हैं। तो ये वायरस बेसिकली जो पौधे हैं, जो घास है, उसको प्रभावित कर रहा है और इसका विस्तार आप देख ही चुके हैं। तो वाहकों में इसके ये सारे कीड़े भी हो जाएंगे, जड़ों की जो इंजरीज है वो भी हो जाएगी। और लेकिन ये कहा गया था दूसरे कथन में कि बीज के माध्यम से फैलता है, तो बीज जनित ये नहीं है, ये इसलिए दूसरा कथन आपका गलत हुआ था। और वाहक में जो है काइसोमेलिडे जो फैमिली है, जिसमें भृंग भौरा आता है, इसके अलावा टिड्डे, गाय और चूहे, गधे भी शामिल है, इसलिए कथन तीसरा भी आपका सही है। मानव भी इसमें काम करता है वाहक का, क्योंकि मानव अगर अपने हंसिए या दराती का उपयोग करता है, तो वो घास के माध्यम से उसके हथियार के थ्रू अन्य जगह पर फैल सकते हैं। और इसका प्रभाव आपको बता ही दिया गया है कि पीले हरे धारियां दिखाई देने लगेंगी जब इसके पत्तियों पर इसका प्रकोप होगा, और पत्तियां फिर मुड़ने लगेंगी, पौधों में विकास रुक जाएगा और उसके जो पुष्प गुच्छ होते हैं, यानी उसके जो फूल का जो गुच्छा होता है, पेनिकल है, उसका निर्माण ही नहीं होगा। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि प्रजनन क्षमता ही जो है वो कम हो जाएगी और इसलिए पौधा धीरे धीरे डेड होने लगता है इस वायरस के प्रभाव में। अगला प्रश्न है, भारत में अंग प्रत्यारोपण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला कथन है, मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 वर्ष 2011 में संशोधित हुआ। भारत में अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण को कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है, यह पहला कथन है। दूसरा कथन कह रहा है कि राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम यानी NOTP का उद्देश्य अंगदान और प्रत्यारोपण को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय नेटवर्क को मजबूत करने के लिए राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन यानी SOTTO इसकी स्थापना की गई। तीसरा है कि वर्ष भर में किए जाने वाले अंग प्रत्यारोपण की कुल संख्या के मामले में भारत, अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरे स्थान पर है। अब इन तीनों कथनों के आधार पर आपको सही
उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ देखिए तीनों ही कथन आपके यहाँ पर सही है, इसलिए आपका विकल्प क्या हो जाएगा, आपका विकल्प हो जाएगा सभी तीन, यानी कि विकल्प सी। व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 जो कि 2011 में संशोधित किया गया था, ये क्या काम करता है, तो भारत में जो भी मानव अंग है उसको हम क्या करेंगे, उसको ऊतक या आप किसी को ऑर्गन अपना डोनेट करना चाहते हैं या टिश्यू डोनेट करना चाहते हैं, तो ऐसे ही तो डोनेट होगा नहीं, उसके लिए एक नियम कानून या संहिता होगी। तो यहाँ पर उसके लिए बनाया गया मानव अंग ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, यानी अगर ट्रांसप्लांट कोई कराना चाहता है तो उसके लिए एक अधिनियम बकायदे बनाया गया, बाद में 2011 में संशोधन भी किया गया। यहाँ पर ये क्या करता है, इस तरह की गतिविधियों को कंट्रोल करता है कि ये कानून सम्मत तरीके से और सही उद्देश्य के लिए हो, ऐसा ना हो कि इसका अवैध व्यापार किया जाने लगे। इसीलिए इसको रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया, ताकि मृत्यु के बाद कोई भी अगर अंगदान करना चाहे, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता जो भी हैं वो उनके लिए भी नियम बनाए गए हैं कि वो किसका अंग ले सकते हैं, कैसे दान करेंगे, और इसमें अगर इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो दंड का भी प्रावधान किया गया है, आपको सजा भी होगी। इसलिए पहला कथन सही है। राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन यानी नोटो की बात करें तो ये किसके अंतर्गत काम करता है, तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। नोटो आप जानते हैं कि यानी कि नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन जो होता है, ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर अंग और ऊतकों को दान करने के लिए, ट्रांसप्लांट करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है उसके लिए एक संगठन है जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। इसी तरह से क्षेत्रीय स्तर पर आप देखेंगे तो रोटो है, यानी कि रीजनल लेवल पर काम करता है रोटो, और ऐसे ही सोटो है जो कि स्टेट लेवल पर यानी कि राज्य स्तर पर काम करता है। तो ये तीन अलग अलग लेवल के लिए ये संस्थान बनाए गए हैं। तो राष्ट्रीय अंग ऊतक प्रत्यारोपण संगठन यानी नेशनल लेवल पर नोटो काम करता है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और नोटो की स्थापना मानव अंग प्रत्यारोपण संशोधन अधिनियम 2011 में संशोधन हुआ था उसी के अनुसार की गई थी। आगे अगर देखें तो क्षेत्रीय स्तर पर यानी राज्य स्तर पर नेटवर्क को प्रबल करने के लिए फिर रीजनल लेवल पर रोटो बना और फिर उसके बाद स्टेट लेवल पर सोटो बनाया गया, इसलिए दूसरा कथन भी सही है। और वर्ष भर कुल किए गए जो भी ट्रांसप्लांट होंगे उनकी संख्या के आधार पर जब देखा जाएगा तो भारत की जो स्थिति है वो अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है, तो तीसरा भी कथन आपका सही है। अगला प्रश्न है ब्लैक बक की आयुसीएन कंडीशन को लेकर। ब्लैक बक की आयुसीएन स्थिति क्या है, संकटग्रस्त, अति संवेदनशील, कम चिंताजनक या गंभीर रूप से संकटग्रस्त। तो यहां पर आपका सी विकल्प सही होगा, कम चिंताजनक इसकी स्थिति है, ब्लैक बक की स्थिति है। अब ब्लैक बक यानी कि एंटीलोप जो है, सर्विकैप्रा जिसको कि कृष्ण मृग या भारतीय मृग ही कहा जाता है, बेसिकली ये भारत और नेपाल में पाई जाने वाली किसकी प्रजाति है, मृग की प्रजाति है। और देखिए कहां कहां भारत में पाई जाती है, तो राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और अन्य क्षेत्रों में, या हम कह सकते हैं संपूर्ण जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है उस रीजन में ये पाई जाती है ब्लैक बग, और व्यापक रूप से पाई जाती है। चीते के बाद अगर देखें तो दौड़ने के मामले में चीते के बाद दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला अगर जंतु कोई है तो इसको माना जाता है दूसरा सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर ये माना जाता है। इसको दैनंदिन मृग कहा जाता है, दैनंदिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो दिनचर्या होती है वो दिन में ही, इसकी दिनचर्या मुख्य तौर पर दिन में ही ये ज्यादातर एक्टिव होता है, इसलिए इसको दैनंदिन मृग कहा जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का ये राज्य पशु भी है, तो इस तरह से भी इसको भी आप याद रखेंगे। ब्लैक बक के बारे में यहाँ बात हो रही है। अब इसके संरक्षण की स्थिति क्या है इसको एक नजर में देखते हैं। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार अगर देखेंगे तो अनुसूची 1 के अंतर्गत है। आईयूसीएन में अगर देखेंगे तो कम चिंतनीय स्थान है, यानी लीस्ट कंसर्न के अंतर्गत आता है। साइट्स में परिशिष्ट 3 में है, इसलिए विकल्प आपका सी सही था। अगला प्रश्न आपका है एक्सियोम 4 मिशन के संदर्भ में, जो कि हाल ही में लॉन्च किया गया और सफलतापूर्वक इसकी डॉकिंग भी हो गई। अब इसमें इसके संबंध में ये कुछ कथन दिए गए हैं। पहला है एक्सियोम 4 आईएसएस के लिए एक निजी अंतरिक्ष उड़ान है जिसे एक्सियोम स्पेस द्वारा स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान का उपयोग करके संचालित किया जाता है। दूसरा है इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पोलैंड और हंगरी के सदस्यों वाला एक अंतर्राष्ट्रीय दल शामिल है। एक्सियोम 4 पर अगर आप विस्तार से वीडियो देखना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, इसको विस्तार से इस न्यूज को कवर किया गया है। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है। दोनों कथनों पर जब आप विचार करेंगे तो आप देखेंगे सही नहीं पूछा जा रहा है। तो देखिए एक्सियोम 4 जो है ये आईएसएस के लिए एक निजी अंतरिक्ष उड़ान है, यानी कि ये सही कथन है, जिसको कि एक्सियोम स्पेस द्वारा स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान का उपयोग भी इसमें करके फिर संचालित किया गया। तो पहला कथन सही है और सही नहीं पूछा जा रहा है, तो पहला उस विकल्प में आएगा। दूसरा यह कि इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पोलैंड, हंगरी के सदस्य
वाला एक अंतर्राष्ट्रीय दल शामिल है। ये भी कथन सही है, लेकिन सही नहीं पूछा जा रहा है तो डी विकल्प सही होगा। ना तो एक ना ही दो, दोनों ही आपके सही हैं। देखिए नासा की अगर बात करें तो नासा के बहुप्रतीक्षित मिशन एक्सियम 4 ने आईएसएस के लिए उड़ान भरी है। एक्सियम 4 की बात करेंगे तो आईएसएस के लिए ये एक निजी अंतरिक्ष उड़ान के तौर पर देखा जा रहा है। और इसमें कौन कौन शामिल है एक्सियम स्पेस में, तो अमेरिका स्थित अंतरिक्ष और संरचना विकास कंपनी एक है, वो इसको लीड कर रही है। स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर इस लिहाज से आपका पहला कथन सही होगा। और इसमें ये जो प्रयोग किया गया है क्रू ड्रैगन का मतलब कि जिस अंतरिक्ष यान पर ये लोग जाएंगे। अब ये अंतरिक्ष यान, एक तो पहले रॉकेट का इस्तेमाल होता था। रॉकेट मतलब वन वे, किसी चीज को ऊपर भेजना है, आपने भेज दिया, वापस नहीं लाना है तो रॉकेट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो पुनः प्रयोज्य ये है, पुनः प्रयोज्य का मतलब कि इसमें अंतरिक्ष यान भी है, रॉकेट की मदद से आपने ऊपर भी भेज दिया और ये फिर लौट के आने लायक भी है। तो इस तरह का पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, आईएसएस तक जो ये ले गया है। अब इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से भी पेगी विल्सन है, भारत की तरफ से भी शुभांशु शुक्ला का नाम है, पोलैंड और हंगरी के सदस्य भी इसमें शामिल है। अब देखिए यहाँ पर पोलैंड के मिशन विशेषज्ञ स्लावोज उजनांस्की हैं और हंगरी के मिशन के विशेषज्ञ टिबोर कापू हैं, और पेगी विल्सन अमेरिका और भारत के शुभांशु शुक्ला इसमें पायलट की भूमिका निभा रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत करना और अंतरिक्ष विज्ञान को आगे बढ़ाने के संयुक्त प्रयास को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है चांदीपुरा वायरस के संबंध में आपको कथन दिए गए हैं और इसकी सहायता से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो देखिए चांदीपुरा वायरस की पहचान 1965 में महाराष्ट्र में बुखार के मरीजों के लिए क्लिनिकल नमूनों से की गई थी। और दूसरा है यह संक्रमण इंसेफेलाइटिस भी पैदा करता है। इस आधार पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है। तो देखिए इसमें विकल्प सी आपका सही होगा। ये दोनों ही कथन आपके गलत है। व्याख्या क्या है तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो एंटीवायरल दवा है फेविपिराविर, जो कि चांदीपुरा वायरस के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता इसमें पाई गई है। और पुणे स्थित जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, यानी कि NIEV, उसके द्वारा एक प्री क्लिनिकल एक स्टडी की गई, एक अध्ययन किया गया और उसमें इस बात की पुष्टि है कि एंटीवायरल जो फेविपिराविर जो है उसमें चांदीपुरा वायरस से लड़ने की क्षमता है। अब इसमें इस अध्ययन में किस पे किया गया, तो चूहों पर फेविपिराविर के उपयोग के व्यापक स्तर पर इस पर चूहों पर रिसर्च किया गया और उसके बाद देखा गया कि ये असरदार है, फेविपिराविर जो है वो असरदार है। और चांदीपुरा वायरस जो है ये मध्य भारत का स्थानिक है, यानी मध्य भारत में ही ये स्थानिक का मतलब कि उस विशेष क्षेत्र की विशेषता है। अब इसके लक्षण में क्या होता है, तो इसके लक्षण में तेज बुखार होता है, दौरे होते हैं, संक्रमण इंसेफेलाइटिस भी पैदा करता है, इसलिए आपका दूसरा कथन सही है। और वायरस की पहचान 1965 में महाराष्ट्र में बुखार के मरीजों के क्लिनिकल नमूनों से की गई थी, अतः कथन एक भी सही है। और यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था कि सही नहीं है, तो देखिए दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए आपका ना तो एक और दो दोनों यहाँ पर सही नहीं, क्षमा करिएगा ये विकल्प शायद गलत मिसप्रिंट हो गया है, सही नहीं है पूछा गया है। दोनों ही कथन आपके सही हैं, तो ना तो एक ना तो दो, ये आपका विकल्प होगा। डी विकल्प यहाँ पर होना चाहिए, ये मिसप्रिंट है, डी विकल्प यहाँ पर होगा, तो ये बात आप ध्यान देंगे। तो इस लिहाज से आपके कथन दो भी आपका सही है, कथन एक भी सही, और सही नहीं पूछा गया इसलिए डी विकल्प हो गया। और अगर सही पूछा जाता तो आपका सी विकल्प सही होता, तो यहाँ पर आप इसको डी विकल्प मान के चलेंगे, क्योंकि सही नहीं शब्द था, शायद वो मिसप्रिंट है। आगे बढ़ेंगे, अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए सूचना है कि दृष्टि आईएएस की एक नई पहल है, वो है दृष्टि एसएससी। और इसके तहत आपको क्या मिलने वाला है, तो इसके तहत आपको लाइव क्लास मिलने वाली है, पीवाईक्यू मिलने वाले हैं, साथ साथ एग्जाम नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपको वीडियोस भी मिलने वाले हैं। और इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक पर आपको जब क्लिक करेंगे तो विस्तार से जानकारी भी मिलेगी, और इसको आपको सब्सक्राइब करना है जिससे कि विस्तार से जानकारी आप तक पहुंचती रहे। विस्तार से और जानना चाहते हैं तो 8750187501 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी में आदम्या नामक पहला फास्ट पेट्रोल वेसल शामिल किया गया है। दूसरा कथन है यह आईसीजी के बेड़े में अपनी श्रेणी का पहला पोत है। तो इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है और सही उत्तर का चुनाव आप करके विकल्प को देखकर और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। विकल्प ए है केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब कमेंट बॉक्स में आप देंगे। विश्वास के साथ आपसे फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।